दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी से ईडी आज भी पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ करेगी ईडी। कांग्रेस मुख्यालय के लिए निकले राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद। थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे राहुल गांधी। कल ईडी ने राहुल गांधी से 8.5 घंटे की पूछताछ की थी। ईडी ने राहुल गांधी को कुछ दस्तावेज के साथ बुलाया है, तो लगातार राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से। आज फिर ईडी पूछताछ करेगी। कुछ दस्तावेज के साथ राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी से ईडी ने 8.5 घंटे पूछताछ की थी और साथ ही साथ आज फिर ईडी ने कुछ दस्तावेजों के साथ राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को, गांधी परिवार को राहत मिलती है या फिर मुश्किलें बढ़ती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि आज भी राहुल गांधी को बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो दूसरे दिन भी सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। राहुल की ईडी में पेशी का दूसरा दिन है। आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी। यहां से कल की तरह पैदल मार्च करके जाएंगे और साथ ही साथ उनसे आज पूछताछ की जाएगी। कुछ दस्तावेजों के साथ ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। तो नेशनल हेराल्ड केस में आज राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगी। राहुल अपने घर से ईडी ऑफिस के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी हैं। पहले वो कांग्रेस मुख्यालय आए हैं, यहां से वो कल की तरह ही पैदल मार्च करके ईडी ऑफिस जाने की तैयारी में है। तो नेशनल हेराल्ड मामला आखिर है क्या, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से ये पूरा मामला। देखिए, नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार 1938 में शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड के पहले संपादक थे। साल 1942 में अखबार को बंद करना पड़ा था। साल 2008 में इसका मालिकाना हक एसोसिएट जर्नल्स को दे दिया गया और इस कंपनी ने कांग्रेस से 90 करोड़ का कर्जा लिया। बाद में कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। लोन माफ करने के लिए यंग इंडिया नाम से नई कंपनी बनाई गई। यंग इंडिया मुफ्त में कंपनी की मालिक बन गई। यंग इंडिया के 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं। यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति 50 लाख में हासिल की, जबकि उसकी असल कीमत 2000 करोड़ के आसपास थी। साल 2012 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की जांच करने के लिए ईडी को आदेश दिए। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 90 करोड़ का अधिकार हासिल करने के लिए 50 लाख का भुगतान किया गया। ये पूरा मामला जिसको लेकर अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हो रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है क्योंकि सोनिया गांधी बीमार हैं, कोरोना संक्रमित हैं। उन्हें 23 जून का समय दिया गया है और ऐसे में आज जो पूछताछ होगी, देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से क्या कुछ तमाम चीजें रहने वाली हैं। क्या राहुल गांधी को राहत मिलेगी, क्या कांग्रेस को, गांधी परिवार को राहत मिलेगी इस मामले में, या फिर मुश्किलें और बढ़ती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो इसी मामले को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपसे उनका परिचय करा देते हैं। अमित नेहरा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वेद प्रकाश विद्रोही जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। अमित नेहरा, मैं आपका रुख करूंगी। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, किसी पार्टी से नहीं है। फिलहाल ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, 7-8 साल पुराना ये मामला है, नेशनल हेराल्ड मामला। इसमें जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की बात कही जा रही है, राहुल गांधी से फिलहाल अभी पूछताछ हो रही है। राजनीति पर किस तरीके से असर पड़ेगा? कांग्रेस की स्थिति पहले ही हम देख चुके हैं, किस तरीके से क्या कुछ स्थिति है चुनावों में। इसके बाद अब क्या कुछ देख रहे हैं आप दूरदृष्टि से अगर हम देखें तो? देखिए मोनिका, अगर जांच एजेंसी की बात है और वो जांच कर रही है तो उसमें प्रभाव क्या पड़ना है? अगर सही तरीके से जांच हो रही है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। प्रक्रिया है एक तरह से।
और दूसरी बात ये है कि इतनी सुस्त चल रही है, इस पे सवाल उठाए जाने चाहिए कांग्रेस द्वारा और जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी। भाई इतनी लंबी रात 7-8 साल तक चलती है क्या जाते हैं? तो ये एक तो है कि फटाफट होनी चाहिए एक ये सिस्टम जो है ना। और दूसरी बात ये है ये भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है एक संवैधानिक संस्था के प्रति उन पे प्रदर्शन है, जो कि एक गलत बात है, एक गलत परंपरा शुरू करेगा देश में। क्योंकि आने वाली जो भी पार्टी होंगी जिसके खिलाफ भी कोई जांच चलेगी तो उसी संस्था के खिलाफ प्रदर्शन करने लगेंगे। ये एक अच्छी बात नहीं है, स्वस्थ परंपरा नहीं है, मैं तो ये कहूंगा। तीसरी बात ये है कि समय समय पे जो भी पार्टी होती है सत्ता में तो उसके खिलाफ ये आरोप लगते हैं कि वो जो जांच एजेंसियां हैं वो उनका दुरुपयोग करती है, तो ये भी बंद होना चाहिए। आपको ध्यान होगा जब यूपीए थी शासन काल में 2013 में डीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। अमित जी, तो समय समय की बात है। देखिए, नरेंद्र मोदी भी बतौर मुख्यमंत्री गए थे, अमित शाह भी गए थे, जब जांच एजेंसी के सामने उनसे भी घंटों घंटों पूछताछ हुई थी। तो उसमें पार्टियों की सरकार की मुखौटा है ईडी, ये कहना कितना सही है? देखिए, अगर देखा जाए पॉलिटिकल नजरिए से तो मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ही कहते हैं। जैसे बीजेपी ने आरोप लगाया था 2013 मार्च 2013 में जब डीएमके ने समर्थन वापस ले लिया था यूपीए से, तो डीएमके जो चीफ थे स्टालिन, तो उनके जो आवास पे उनके ठिकानों पे सीबीआई की रेड हुई थी और उन पे आरोप था कि जो आयातित कारें थी उन पे टैक्स चोरी की है, तो उसके सिलसिले में काफी सारी रेड पड़ी थी। तो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उस समय राजीव प्रताप रूडी, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है कि डीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो बदले में उन पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सपा पे बसपा पे भी इस तरह की कार्रवाई हुई है जो कि सरासर गलत है। ये बीजेपी की बात है उस समय की 2013 की। तो वही बात अब बाकी विपक्षी दल कर रहे हैं, इसमें नया कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बात ये है मोनिका कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए, तो कोई भी पार्टी हो भाई जांच के अनुसार होनी चाहिए, ये नहीं कि आप अपने अनुसार करें। उस समय बल्कि क्या आप भी यही कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस को भी तोता कह दिया था, ठीक है ना? क्या आप भी यही कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? जी, क्या आप भी यही कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार उसी के हिसाब से जांच होती है? क्या आप भी यही कह रहे हैं? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो राजनीतिक जो दल है उनके प्रवक्ता है वो कह रहे हैं। भाई सच क्या है झूठ क्या है ये तो सिस्टम जाने, ठीक है ना। भाई उस समय जो विपक्ष होता है वो क्या कह रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। भाई जब यूपीए थी तो विपक्ष क्या कह रहा था, आज बीजेपी और एनडीए फिलहाल अगर तो विपक्ष क्या कह रहा, तो चलिए सारी चीजें ऊपर मानते हैं, सारी चीजें ऊपर मानते हैं, लेकिन अगर चोर ने चोरी की होगी तभी तो वो आरोपी होगा ना, तभी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अगर उसने चोरी नहीं की है तो फिर डर किस बात का? नहीं, वो तो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया। भाई पहली बात तो ये है कि ईडी पे इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए कि वो मामले को इतने दिन तक लिंगर ऑन क्यों रखा, लंबित क्यों रख रहे हो, वो कोई फटाफट कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? लेकिन इस बीच कार्रवाई करें। इस बीच जो कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, ये किस तरह का मैसेज देना चाह रही है कांग्रेस, क्या लगता है? ये तो मैंने पहले कह दिया था, संवैधानिक संस्थाएं उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। भाई कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो जी वीरेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास। जो संवैधानिक संस्थाएं इस तरह का प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो या अन्य जो मसले हैं मुद्दे हैं उनके खिलाफ भी हो तो भी अच्छी बात है। उन मुद्दों पर भी राहुल गांधी के साथ कांग्रेस को इसी तरीके से पुरजोर तरीके से उतरना चाहिए सड़कों पर। खैर ठीक है, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं वेद प्रकाश जी आपके पास भी आऊंगी। बीरेंद्र जी, आपकी आवाज बीरेंद्र जी मुझ तक नहीं पहुंच। जी 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 बोलिए, ठीक है आप बोलिए। जब जांच का कारण होता है, जब किसी ने कोई ऐसा काम किया होता है जिसमें नियम टूटा हो, कानून की धज्जियां उड़ी हो, कोई आपराधिक कृत्य किया होता है, तो ही संबंधित एजेंसियां जांच के लिए आगे आती हैं। और इस देश में सभी एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो,
या और दूसरी एजेंसियां भी हैं, पुलिस भी उसमें शामिल है राज्यों की। ये सब नियम कायदे के कानून के दायरे में रहकर काम करने के लिए बाध्य हैं। इनको संविधान का हुक्म है कि ये कानून के दायरे में अपने लिए बनाए गए नियमों के दायरे में रहकर अपनी भूमिका को अदा करेंगे। तो जांच का कारण उपलब्ध है, जांच करने वाली एजेंसियों को रेगुलेट करने वाले कानून उपलब्ध हैं, नियम उपलब्ध हैं, और एजेंसियां कभी कभार अगर गड़बड़ भी कर सकती है। मैं नहीं कहता कि एजेंसियां गड़बड़ नहीं कर सकती। जब एजेंसियां कोई गलती करती हैं तो उसके ऊपर डंडा चलाने के लिए, उनके ऊपर निगरानी करने के लिए, निगाह रखने के लिए, कोर्स करेक्शन के लिए भारत के प्रजातंत्र में अदालत नाम का संस्थान भी है। देश की सर्वोच्च अदालत, भारत का न्यायतंत्र सामान्यतया उसकी प्रतिष्ठा दुनिया में गजब की है। तो जब सारी चीजें उनको देखने संभालने के लिए कानून और संविधान का दिया हुआ तंत्र मौजूद है, तो कांग्रेस के कल के प्रदर्शन को हम ये कहेंगे कि वह इस देश के संवैधानिक तंत्र में, न्याय व्यवस्था में, जांच एजेंसियों में विश्वास नहीं रखती। असल में ये इन संस्थाओं के प्रति अविश्वास नहीं है कांग्रेस का, ये तो है, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, ईडी में विश्वास नहीं है, ये मसला नहीं है। असल में कांग्रेस को, कांग्रेस की लीडरशिप को अपने नेतृत्व के पाक साफ होने पर ही यकीन नहीं है। बीजेपी का तो ये कहना है कि, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का ये कहना है कि जब जब बीजेपी डरती है कांग्रेस को आगे करती है, जब जब माहौल दिखता है उसके विपरीत है तब तब विपक्ष के किसी बड़े नेता के खिलाफ जांच जो है वो करा दी जाती है। मैं चीजों को साफ करता हूं। डरता कौन है, डर कौन रहा है और क्यों रहा है, ये शीशे की तरह साफ है। अगर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की मुखिया राहुल गांधी या गांधी खानदान, नेहरू गांधी खानदान, इनको असल में तो राजनीतिक रूप से कहना चाहिए कि नकली नेहरू गांधी खानदान, अगर ये पाक साफ हैं और कहां डर रहे हैं, वो तो जांच के लिए गए हैं, जब उन्हें बुलाया गया वो जांच के लिए गए। आप मुझे पूरा नहीं करने दे रहे, बोलिए, मुझे प्लीज पूरा करने दीजिए। अगर नेहरू गांधी खानदान और उनके अनुयायियों को अगर विश्वास है कि वे पाक साफ हैं, तो कल जिस तरह ये प्रदर्शनकारियों की फौज लेकर के सड़कों पर उतरे, ईडी के दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश की, जांच एजेंसी को धकियाने गरियाने की कोशिश की, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। जो पाक साफ होता है, मुझे कहता है करिए जांच, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, हम साफ होकर के निकलेंगे। ऐसा करने के बजाय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम, जैसे इस देश में एक परंपरा चल पड़ी है, मैंने कल भी कहा था कि कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, देश के कई हिस्सों में कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए पत्थर उठा करके सड़कों पर उतरने लगे हैं। कांग्रेस ऐसे लोगों का संरक्षण करती रही है और खुद भी खुलेआम उसी रास्ते पर चल निकली है। नियम, कायदा, कानून, संविधान में यकीन रखिए। आपने अपराध नहीं किया है, आपसे गलती नहीं हुई है, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको दंडित न किया जाए। हल्ला वो करता है, तो ये अचानक ईडी को 8 साल बाद कैसे याद आ गई इस मामले की? और कांग्रेस का ये भी कहना है क्या इस बीच क्या बीजेपी के जितने भी नेता है और जो तमाम पार्टियों से हटकर बीजेपी का दामन जिन्होंने थामा है, वो क्या एकदम पाक साफ है, कोई भ्रष्ट नहीं है, किसी के ऊपर कोई मामला नहीं है? ये मामला आज का नहीं है, ये मामला कांग्रेस के शासनकाल से चला हुआ है। ये मामला इसकी अलग अलग स्तर पर जांच हुई, तथ्य सामने आते रहे, जांच कभी धीमी चली, कभी तेज हुई, ये चलता है, ये प्रक्रियात्मक बात है। उसमें हो सकता है कहीं किसी स्तर पर चूक भी हुई हो, कभी यूं भी लगा हो, गांधी खानदान ने मैनेज कर लिया हो कि जांच को रुकवा दें साहब, दरवाजा बंद करवा दें, केस को बंद करवा दें। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां जांच एजेंसियां
किसी कारण से अथवा है। चूक के चलते तथ्यों को सतह पर लाने में असफल हो जाती हैं, ठीक है। तब हम आप और न्याय की इच्छा रखने वाले सब लोग कहते हैं साहब इसकी दोबारा जांच करिए, गहराई से जांच करिए, सत्य दबा रह गया, सत्य को छिपना नहीं चाहिए, सत्य को उजागर करिए। सत्याग्रह कर रहे थे ना कल, तो सत्याग्रह ठीक है का वेद मतलब प्रकाश जी, है कि सत्य को सतह पर आने दीजिए। ठीक है वेद प्रकाश जी, यानी सत्य को सतह पर लाने का आग्रह, लेकिन ये सत्य को दफन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ वेद प्रकाश जी से। एक वाक्य बोलने दीजिए। कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूछताछ की प्रक्रिया के विरोध में सड़कों पर आकर एक प्रकार से महात्मा गांधी और उनके दिए गए सत्याग्रह को गाली दी है, क्योंकि वो अपनों की गलती के भी खिलाफ खड़े हो जाते थे और ये कहते हैं हमारे वाले गलती कर ही नहीं सकते, और गलती की भी है तो जांच मत कीजिए, तो कुछ मत पूछिए। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, जवाब दीजिए, आखिर डर किस बात का है? क्या इस तरीके से होगा सत्याग्रह? स्मृति ईरानी ने भी कहा कि क्या भ्रष्टाचारियों के समर्थन में है सड़क पर कांग्रेस? जांच हो रही है, जांच में हिस्सा लीजिए, सवालों के जवाब दीजिए, और अगर आप पाक साफ हैं तो आइए बाहर। इसमें डर किस बात का है? मोनिका जी, डर कौन रहा है ये सारे देश ने कल देख लिया। हम तो ईडी के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारा सत्याग्रह संवैधानिक संस्था ईडी के दुरुपयोग पर है। हम दो स्तरों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी हमसे जवाब मांगा जाएगा उसका जवाब देंगे। कल राहुल गांधी 10-11 घंटे जवाब दिया। जब नरेंद्र मोदी से पूछताछ हो रही थी कि तब भी दुरुपयोग हो रहा था? जब अमित शाह से पूछताछ हो रही थी कि तब भी दुरुपयोग हो रहा था? मैडम मोनिका जी, अगर आपने तय कर लिया कि हर बार मेरे बात मैंने कुछ भी तय नहीं किया है, मेरी बात पहले मेरी बात सुनने के बाद ही आप मेरे सवाल करेंगी। बोलिए, आप मेरी बात सुन रही, मैंने एक शब्द बोला नहीं, आपने सवाल सुन कर दिए। ठीक है बोलिए मेरी बात सुन लीजिए, फिर सवाल का जवाब दूंगा मैं। ठीक है बोलिए। तो हमने उसके खिलाफ सत्याग्रह किया और मोदी जी ने हमारे सत्याग्रह से डरकर दिल्ली को कल भी छावनी बनाया। कल भी 20 से 30 हजार पुलिस वाले लगाए, आज भी 20 से 30 हजार पुलिस वाले लगा दिए। अब आइए मैं आपकी बात से शुरू करता हूं। आपने कहा कि मोदी जी को डर नहीं लगता था, क्या आप भूल गई हैं? या मैंने ये नहीं कहा कि मोदी जी को डर नहीं लगता था, पहले सही से सुनिए। मैंने ये कहा था कि जब मोदी जी से पूछताछ हो रही थी, जब वो एसआईटी के सामने पेश हुए थे, 12 घंटे 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी, क्या तब भी दुरुपयोग हुआ था? उसी की बात कह रहा हूं मैं। भाजपा ने उस समय 1 महीने तक संसद नहीं चलने दी थी, आप रिकॉर्ड देख लेना। दूसरी बात, आपने जो अपने प्रारंभिक वक्तव्य में 2 बड़ी गलत बातें कही हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। आपने कहा दिल्ली के कोर्ट ने ईडी को जांच का आदेश दिया, ये आपका पूर्णतः तथ्य गलत है। दूसरी बात आपने कही कि यंग इंडिया ने एजीएल की कंपनी अपने नाम कर ली संपत्तियां, ये भी आपका तथ्य गलत है। अब मैं आपको सही तथ्य बता देता हूं। जब सुब्रमण्यम स्वामी प्राइवेट कंप्लेंट लेकर कोर्ट में गए, कोर्ट ने दिसंबर 15 में वो कंप्लेंट स्वीकार की, और स्वीकार करने वाला आप आदेश पढ़ लें। उस आदेश में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इस कंप्लेंट को फर्दर जांच के लिए स्वीकार जरूर करते हैं, परंतु ये मानकर चलते हैं कि हमें नहीं मालूम ये सच है या गलत है। कोई किसी के ऊपर चार्ज नहीं है, ये मामला बनेगा या नहीं बनेगा ये हम जांच के बाद तय करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ईडी को कोई भी अधिकार नहीं है बिना एफआईआर वो जांच करे। ईडी ने इस मामले में कोई एफआईआर आज तक दर्ज नहीं कर रखी। हमारा खुला चैलेंज है भाजपा को भी और ईडी को भी, यदि कोई इस मामले में एफआईआर कहीं भी देश में किसी पुलिस थाने में, सीबीआई के पास कहीं भी दर्ज हो तो वो दिखा दे। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तो शिकायत की थी ना। मैं वो प्राइवेट कंप्लेंट में कह तो रहा हूं मैडम, प्राइवेट कंप्लेंट आऊंगी भी। आप बात को बोलना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने सुन रही हूँ वेद प्रकाश। प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। प्राइवेट कंप्लेंट पे ईडी जांच नहीं कर सकता। विगत 20 सालों के अंदर ईडी ने 5422 ECIR दर्ज किए हैं, 5422, जिसके अंदर 5310 ESIR
मोदी जी के राज के आने के बाद ही हुई है। और 20 सालों में ईडी की जांच पर केवल 25 लोग दोषी पाए गए। ये है ईडी का इतिहास। अब तो ये तो अच्छी बात है ना वेद प्रकाश जी। देखिए यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, अगर आप पाक साफ है तो जरूरत ही नहीं है डरने की या फिर इस तरीके से सड़कों पर आने की। हम नहीं डर रहे मैडम मोनिका जी, हम नहीं डर रहे। हम ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। अगली बात और सुन लीजिए ना आप। हाँ। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे, हाई कोर्ट में स्टे ले रखा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की प्रोसीडिंग पर। आज स्थिति यह है कोई केस नहीं चल रहा, कोई एफआईआर नहीं है, उसके बाद भी मोदी जी के प्रभाव से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसका खुला प्रमाण है। इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी राजेश्वर को भाजपा ने वीआरएस दिलवाकर उत्तर प्रदेश से विधायक बनाया। आज वो मंत्री है। वो अपने आप प्रमाणित कर रहा है कि भाजपा क्या खेल खेल रही है। भाजपा के इस खेल के खिलाफ हम सत्याग्रह कर रहे हैं और ईडी जो कुछ हमसे पूछ रहा है उसका हम निडरता के साथ पहले ही संबंध पर हम चले गए। जितनी भारत बार की न्यायपालिका पर विश्वास है आपको वेद प्रकाश जी? न्यायपालिका पर है ना, न्यायपालिका में मामला, न्यायपालिका में स्टे चल रहा है। मैंने कहा आपको और सुब्रमण्यम स्वामी ने ले रखा, हमने नहीं ले रखा। हाँ। हाई कोर्ट से सुब्रमण्यम स्वामी ने ही इस मामले में स्टे करवा रखा है। अब हमें नहीं, आज की स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं चल रही, कोई मामला नहीं। आज की जब आरोप लगाने वाले ने स्टे ले रखा है तो हम क्या करें? ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, हमें मोदी जी की जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं। ठीक है वीरेंद्र जी, आ रही हूँ आपके पास। उससे पहले मैं अमित जी आपके पास आऊंगी। आपने देखा ये देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या कि जब जब किसी की पार्टी आती है सत्ता में, सरकार बनाती है, तब जो है आरोप उस पर लगाए जाते हैं ईडी के गलत इस्तेमाल के। क्योंकि एक जांच एजेंसी है देश की, जांच एजेंसी पर, ईडी पर, एसआईटी पर, सीआईडी पर, इन तमाम जांच एजेंसियों पर इस तरीके से सवाल खड़े करना ये कितना सही है? और अगर ऐसा है तो ये क्यों है? अमित जी, सवाल तो जायज है। देखिए अगर जांच एजेंसी है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि भाई इतना लंबा टाइम आप ले क्यों रहे हो? अभी वक्ताओं ने कहा कि कभी जांच धीमी चली, कभी जांच तेज चली, आरोप ये भी लगे कि ईडी पे भी प्रेशर था। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? तो ये चीजों को दूर किया जाना चाहिए। ऑफिसर्स की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, तो उसको पूरे कर्मचारी दिए जाए ताकि महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, ज्यादा साल भर में चीजें क्लियर हो जाएं। और बात ये भी है भाई जो प्रोसिक्यूशन जो रेट है वो अगर अभी कांग्रेसी प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ 20 साल में 32 प्रोसिक्यूशन हुए हैं तो वो भी एक चिंताजनक विषय है। भाई आपके पास इतनी मैन पावर नहीं है या आपके पास अनुसंधान के जो अधिकारी हैं वो इतने सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अभी 2G स्पेक्ट्रम में पूरे देश में देखा, ठीक है ना, 2G स्पेक्ट्रम को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार बना ली केंद्र में, लेकिन जब उसका फैसला आया तो कोई भी दोषी नहीं पाया गया, ठीक है ना। लेकिन नुकसान तो हुआ किसी न किसी को। तो कौन दोषी था, कैसे था, ये सारी चीजें एक बहुत बड़े एक रिफॉर्म की जरूरत है न्यायिक व्यवस्था में। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं खासकर, तो वो एकदम बिल्कुल फ्री रहे। तो इस पे एक बड़ा मंथन की आवश्यकता है। ठीक है वीरेंद्र जी, काफी समय से आप संयम रख के बैठे क्योंकि समय का अभाव है। मेरे को एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अमित नैना जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। वेद प्रकाश विद्रोही जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। आज फिर ईडी पूछताछ करेगी राहुल गांधी से। कल से लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। और ये आरोप है कांग्रेस का कि ईडी का, तमाम जांच एजेंसियों का गलत उपयोग किया जा रहा है। सरकार का मुखौटा बनी हुई है ईडी।
तो लगातार हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि काफी समय से आप संयम बनाए रखे हुए थे और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने कितने मामलों में ईडी से जांच कराई, लेकिन उनका ये कहना है लेकिन कुछ ही मामलों में जो है जो लोग हैं वो दोषी पाए गए। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को परेशान करने का जो है कार्य किया जा रहा है। कानून, न्याय व्यवस्था, न्यायिक बुद्धिमत्ता इस बात की वकालत करती है कि जांच कीजिए, पक्के से बारीकी से जांच कीजिए, सुनिश्चित करिए कि जो दोषी है उसको दंड मिले, लेकिन जो निर्दोष है जांच में अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो उसको दंडित न किया जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, जांच के उपरांत अगर कुछ लोग वो निर्दोष पाए गए या उनकी संख्या ज्यादा है तो किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। जांच हुई, जांच में लोग सही पाए गए, वो बच गए। जांच हो रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी खानदान, इन्होंने कोई गलती नहीं की है, कोई लूट नहीं की है। नियमों को अगर साथ पर नहीं रखा है तो ये भी साफ साफ सामने आ जाएंगे। और तय मानिए कि अगर ये साफ साफ होकर के सामने आएंगे तो इनका कद भी बढ़ेगा। ये कमजोर होने वाले नहीं है, ताकतवर होंगे। मगर ये लोग असंयम का मार्ग अपनाए हुए हैं, ये गैर प्रजातांत्रिक रास्ते पर निकल गए हैं। 2-3 शब्दों का प्रयोग किया गया है कल से लेकर आज तक, उन पर मुझे टिप्पणी करने दीजिएगा। विद्रोही जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस के कुछ और नेताओं को आपने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करते देखा। हमारा ये कहना है कि इस मामले में सत्याग्रह इस बात का के लिए होना चाहिए कि इस एजीएल के मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में जो कुछ कहा जा रहा है, जो आरोप लगे हैं, जिन पर जांच चल रही है, उनकी सच्चाई जल्द सामने आनी चाहिए। वेद प्रकाश जी का कहना है, सामने आएगी वीरेंद्र जी, वेद प्रकाश, आपने सुना होगा, वेद प्रकाश जी ने कहा कि हमारी ये जो सत्याग्रह, हमारी जो लड़ाई है, ये ईडी के खिलाफ नहीं है, ये हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रदर्शन है वो ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से जो दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। मुझे उत्तर देने दीजिए, मैं स्पष्ट करूंगा। वेद प्रकाश जी ने जो बातें कही, इस मामले में सत्य का आग्रह इस बात पर होना चाहिए था। सत्याग्रह का मामला ये बनता है कि इस प्रकरण में अगर गांधी खानदान से कोई चूक हुई है, इन्होंने कोई चोरी की है, तो वो सत्य सामने आ जाए। अगर नहीं की है, इन पर आरोप निराधार है, तो वो भी आरोप जल्द से जल्द सामने आने चाहिए। बजाय जांच को तीव्र करने के, सत्याग्रह करने का इस काम के लिए इन्होंने जो जांच करने वाली एजेंसी है उसके चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब ये इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम का को कैरेक्टरलेस बना देते हैं, जब ये इलेक्शन जीतते हैं तो ईवीएम को साफ सुथरी बता देते हैं। इसी तरह जब ईडी इनके शासन में जांच करती है तो ईडी साफ सुथरी होती है। 1 मिनट प्लीज, मेरी बात पूरा होने दीजिए। बोलिए वीरेंद्र, और जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में इनके खिलाफ तथ्यों का अन्वेषण होता है तो ये कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो गया। मैं एक बात और कहता हूं, दूसरा शब्द जो इन लोगों ने प्रयोग किया है वो है क्रांति। इनके प्रवक्ता ने कल कहा कि ये क्रांति का दिन है। क्रांति किस चीज के खिलाफ होनी चाहिए? क्रांति होनी चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्रांति होनी चाहिए बुराई के खिलाफ, क्रांति होनी चाहिए अन्याय के खिलाफ, क्रांति होनी चाहिए परिवारवाद के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस के नेता अपने भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं के पक्ष में जांच एजेंसी को धमकाने को क्रांति कह रहे हैं। इन्होंने सत्याग्रह शब्द का अवमूल्यन कर दिया, क्रांति शब्द का अवमूल्यन कर दिया और अब बात करते हैं जांच की। कोई आरोप लगा है तो जांच होनी चाहिए। अब जांच ईडी करे तो सरकार की एजेंसी है, सीबीआई करे तो सरकार का तोता है। जांच क्या सानिया गांधी के खिलाफ सोनिया गांधी द्वारा अपॉइंटेड 10 जनपद की कोटरी की कोई कमेटी करेगी तभी वो जांच साफ शुद्ध मानी जाएगी? अंततोगत्वा जांच तो सरकार के द्वारा
नियुक्त सरकार की संविधान ईडी जांच कर कैसे रही है? क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है? वेद प्रकाश जी का कहना है कि बिना एफआईआर के कैसे ईडी पूछताछ कर रही है? हम तो करें पहले एफआईआर दर्ज करो और फिर करो जांच। हम तो तुरंत वेद प्रकाश जी, आपको मैं पूरा समय दूंगी, बस आप ही के पास आ रही हूँ। मेरा सवाल, मेरा उत्तर पूरा हो जाने दीजिए। जी, वीरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, एजेंसी जो सरकार और सरकार ने संविधान के तहत जो एजेंसियां नियुक्त की हुई हैं, उन्हीं के माध्यम से जांच होगी और जांच करने के जो नियम हैं वो वेद प्रकाश विद्रोही जी अथवा राहुल गांधी जी या मैं तय नहीं कर सकते। उनके नियम पहले से तय हैं। अगर ईडी अथवा सीबीआई अथवा कोई एजेंसी नियम तोड़ती है तो वेद प्रकाश जी को पक्के से पता है, इनकी अध्यक्षा को भी पक्के से पता है, कोर्ट जाने का रास्ता है। अदालतें पैनी निगाह रखती हैं ऐसे हर मामले पर। और ये तो ऐसे खतरनाक लोग हैं, इनके पास तो इतने बड़े बड़े वकीलों की बहुत बड़ी फौज है जो राम मंदिर का रास्ता रुकवाने चले जाते हैं, जो राम सेतु को गिरवाने चले जाते हैं, जो गांधी नेहरू खानदान को बचाने के लिए काले कोट पहन करके झुंड और झुरमुट में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सारी बुद्धि लगा कर दी, ठीक है, सारी बुद्धि लगा कर दी, सारा अपना वकालत का ज्ञान लगा कर भी ये जांच की प्रक्रिया को रुकवा नहीं पा रहे हैं। दाल में काला ही नहीं, दाल खूब काली है। काफी धैर्य रख के वेद प्रकाश जी आपको सुन रहे हैं, अब उनकी भी सुन लीजिए, जवाब उनसे भी ले लीजिए। वेद प्रकाश जी, फिर मैं आ रही हूँ अमित जी आपके पास भी। वेद प्रकाश जी। मोनिका जी, हम एक दिन भी जांच रुकवाने नहीं गए। क्यों नहीं गए? हम भाजपा को भी एक्सपोज करेंगे, मोदी को भी एक्सपोज करेंगे और ईडी को भी एक्सपोज करेंगे, क्योंकि ये सारी जांच गैर वैधानिक हो रही है। बिगाड़ एफआईआर पीएमएलए की जांच का मैंडेट संविधान ने ईडी को दे ही नहीं रखा। ईडी एक्सपोज होगी, पर हम पहले अपनी गवाही देंगे, उसके बाद इसको चैलेंज करेंगे और ईडी को नंगा करेंगे। और जहां तक ईडी का सवाल है, मैं ब्रेकअप बताता हूं। 5310 में मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद दर्ज करे। देश की जांच एजेंसी के बारे में कह रहे हैं, सुन लीजिए ना। 5310 मोदी जी ने दर्ज किए हैं। सारे के सारे मुकदमे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए। एक भी भाजपा के नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। रमन सिंह के खिलाफ, रमन सिंह के बेटे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दर्ज ईडी का मुकदमा कहाँ है? येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ ईडी का दर्ज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मुकदमा कहाँ है? हेमंत के खिलाफ दर्ज मुकदमा कहाँ है? सोमन मित्रा के खिलाफ दर्ज मुकदमा कहाँ है? पहले वेद प्रकाश जी की बात सुन लीजिए। एक छोटा सा प्रश्न। वेद जी, सिर्फ ये बता दीजिए कि किसी पर कत्ल का आरोप है, चोरी का आरोप है या कोई और अपराध करने का, अगर वो जाकर जांच एजेंसी पुलिस के सामने ये कहने लग जाए कि मेरे खिलाफ जांच तब करना जब इस शहर के सब लोगों के खिलाफ जिन पर आज तक आरोप लगे हैं उनको आप सजा दे चुके हो, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ। ये आप कुतर्क दे रहे हैं। जांच एजेंसी का काम है सबकी जांच करना। मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जांच चल रही थी रमन सिंह के खिलाफ, जांच चल रही थी रमन सिंह के बेटे के खिलाफ, जांच चल रही थी येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ, जांच चल रही थी हेमंत मित्रा के खिलाफ, जांच चल रही थी सोमन मित्रा के खिलाफ। उस जांच का क्या हुआ? ईडी से हम सवाल तो पूछेंगे। आप सिलेक्टिव कर रहे हैं। अब तो ईडी का इतना दुरुपयोग हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर बात समझ में नहीं आएगी, मैं आपके पास भी आऊंगी। महाराष्ट्र के अंदर जो संवैधानिक अधिकार है, ये महाराष्ट्र के अंदर जो संवैधानिक अधिकार है एमएलए का राज्यसभा में वोट डालने का, वो भी ईडी और सीबीआई ने रुकवाया। जबकि एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने कहा था कि जितने भी लोग प्रिवेंटिव कस्टडी में है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। जो जिनको सजा हो चुकी है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। और राज्यसभा के चुनाव में आपने वोट नहीं डालने दी। आप तो ईडी और सीबीआई का ऐसा खुला दुरुपयोग कर रहे हैं। चौहान साहब, सत्ता आपकी नहीं सदैव रहने वाली, आपको भी इसके बहुत अब देखिए भुगतने पड़ेंगे। इतना नगरनाथ
12 साल के अंदर 12 साल के अंदर वीरेंद्र जी है ना, आपके 12 पास साल आ रही हूँ, के एक सेकंड सुन लीजिए। 12 साल के अंदर ईडी केवल 102 मुकदमे दर्ज करता है, केवल 102 12 साल में, और अकेले 7 साल में 5310। आप हेमंता जो लगा लीजिए। आप सबको गलत बता रहे हैं वेद प्रकाश जी। आप कह रहे हैं कि हम मोदी को भी एक्सपोज कर देंगे, सरकार को एक्सपोज कर देंगे, बीजेपी को एक्सपोज कर देंगे, लेकिन जांच तो राहुल गांधी से हो रही है ना, पूछताछ तो राहुल गांधी से हो रही है। सुनिए खुद मत एक्सपोज हो जाइएगा सर। जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है, जब भी किसी अपराधी के खिलाफ जांच शुरू होती है, सबसे पहले वो कहता अच्छा हमें क्यों पकड़ो, पहले उन्हें पकड़ लो, पहले उन्हें सजा दो। इस अंदाज में कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, हम जांच से कहां भाग रहे हैं? हमें पकड़ो आप, पर आप जांच का एजेंसी का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? तो वेद प्रकाश जी आपको कैसे मालूम कि दुरुपयोग हो रहा है? वेद प्रकाश जी ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एक सेकंड वीरेंद्र जी, एक सेकंड। वेद प्रकाश जी ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा ठीक है, आपको कैसे लगता है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है? आप जरा ये बताइए, आधार क्या है आपके पास? किन तथ्यों के आधार पर आप ये बड़ी बातें कर रहे हैं? देश की जांच एजेंसियों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने कहा कि ईडी जांच करे तो सरकार की, सीबीआई जांच करे तो सरकार की, भरोसा नहीं है। एक सेकंड वीरेंद्र जी सुन लीजिए। एमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राहुल गांधी यंग इंडिया एजीएल के मामले का ईडी के पास संवैधानिक मैंडेट ही नहीं है जब तक देश में कहीं इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। एफआईआर है ही तो ये जांच एजेंसी का तरीका है खुद का जांच करने का। ये कानून है, ये कानून में लिखा हुआ। एक छोटी सी बात हम तो कह रहे हैं सही समय पर हम आपको एक्सपोज करेंगे कोर्ट के अंदर। जब ये मामला कोर्ट के अंदर जाएगा हम आपको एक्सपोज करेंगे। अगर आप जब कोर्ट में चलिए तो समय बताएगा कि कौन किसको एक्सपोज करेगा। डर गए ठीक है, हम डरे नहीं है, हम आपको नंगा करेंगे, नंगा। और देखिए वेद प्रकाश जी शब्दों का चयन शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए सर। आपको लोग सुन रहे हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, जनता आपको सुन रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी पार्टी का, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप क्या? मैं नंगा समझ को वापिस लेता हूँ और एक्सपोज करता हूँ। देखिए जो गलत होगा वो एक्सपोज खुद ब खुद हो जाएगा। सब समय की बात है और थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। बस जो गलत है वो एक्सपोज हो जाएगा। वीरेंद्र जी जल्दी से आपका जवाब, फिर मैं अपने जी के पास जा रही हूँ। वेद जी हर काम का एक स्थान होता है। प्रजातांत्रिक रूप से अगर आपको कोई विरोध प्रदर्शन करना है आप कर लीजिए, लेकिन ईडी या पुलिस या सीबीआई जो जांच कर रही है, आपके नेता को पूछताछ के लिए जिसने बुलाया है, उसके दफ्तर के बाहर जब आप जाते हैं और हल्ला करते हैं तो सब समझते हैं कि आप अफसरों को, जांच करने वालों को धमकाने हड़काने आए हैं। आपके पास विकल्प है ना। अगर ईडी अपने मर्यादा से बाहर जाकर कुछ कर रही है, आपके पास वकील भी है, आपके पास बुद्धिमत्ता भी है, अनुभव भी है, लंबे समय तक इस देश को लूटने का अनुभव कांग्रेस के पास है। अपने लुटेरे नेताओं को बचाने के लिए अदालत जाइए ना। इस देश की अदालत, अगर ईडी गलत होगी, अगर मोदी सरकार गलत होगी, तो अदालत रोक देगी उनको जांच करने से। आपको हुड़दंगी पर आने, हमारी आपत्ति सिर्फ ये है कि जैसे कुछ लोग कश्मीर में पत्थर उठा करके सड़कों पर निकलते हैं सेना के खिलाफ, जैसे कुछ लोग वही तो बता रहा हूँ, अदालत ने तो रोक लगा रखी है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप प्रकाश जी कह रहे हैं कि अदालत ने तो रोक लगा रखी है इस मामले पर। हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग स्टे कर रखी है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है वीरेंद्र जी, वेद प्रकाश जी का कहना है कि आप अदालत की बात कर रहे हैं, लेकिन अदालत ने तो स्टे लगा रखा है इस मामले पर। मैं कह रहा हूँ, बात कह रहा हूँ कि देश में, भारतवर्ष में फैसले कानून, अदालत, संविधान सम्मत एजेंसियों के रास्ते पर चलकर होंगे।
या सड़कों पर पत्थर उठाकर सड़कों पर हल्ला करने के लिए उतरने के रास्ते से होंगे। हमारा विरोध जांच पर नहीं है, हमारा विरोध जांच पर नहीं है, हमारा विरोध आपके दुरुपयोग पर है। जब अदालत ने भी स्टे लगा रखा है। वेद प्रकाश जी, ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप समय लीजिएगा। वेद प्रकाश जी, आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, लोगों को समझ नहीं आएगा। आपके पास आऊंगी, पूरी बात कीजिएगा आप अपनी। वीरेंद्र जी, जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए। अगर आपका विरोध भाजपा का है तो ईडी के दफ्तर क्यों लेने गए थे? अरे भाई भाजपा का ईडी कोलेशन कर रहा है, ईडी मदद कर रहा है और राजेश्वर उसका जीवित प्रमाण है। आपने टिकट दी उस अधिकारी को, आपने मंत्री बनाया, इसका जीवित प्रमाण है। देखो भाई आप ये फालतू की बातें मत करिए। आपके नेता को आपने राजेश्वर सिंह जो जांच अधिकारी का इस मामले का क्यों पर्दा दिया, क्यों भाजपा की टिकट दी, क्यों उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया? जवाब देना। आपको जांच के लिए बुलाया, ईडी ने आपको जांच के लिए बुलाया, पूछताछ के लिए बुलाया और बुलाया किसको? राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। उनको ही जाना चाहिए ना। ये गुंडे लेकर के आप उनको धमकाने अंदर वही गए, हम तो बाहर शांतिपूर्ण ढंग से। ये कौन सा तरीका है? आप संवैधानिक एजेंसियों को हड़काने का रास्ता छोड़ दीजिए। गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, वो भी सड़क पर आए थे। इसमें कांग्रेस का तो ये कहना धमकाने वाली बात कहाँ है? हम आपका भी इलाज करेंगे। आपने जांच करता अधिकारी ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वेद जी, ठीक है अमित जी, मैं आपका रुख करूंगी। काफी देर से राजेश्वर सिंह को एमएलए की टिकट, ठीक है वेद जी, ठीक है, आपके पास आ रही हूं। मंत्री क्यों बनाया? ठीक है, स्पष्ट प्रमाण है कि आपने प्रलोभन दिया था। ठीक है, आपने जो इस मामले का जांच करता वीरेंद्र जी आऊंगी, पहले मैं अमित जी से अधिकारी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अमित जी, क्या देश की जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी आके उसको कुछ भी बोल सकता है? मोनिका एक बार दोबारा दोहराएंगे, आवाज थोड़ी क्या क्लियर नहीं है। देश की जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा इतनी सस्ती और इतनी हल्की हो गई है कि कोई भी आएगा और जांच एजेंसी को गाली देगा और चला जाएगा? देखिए मोनिका, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो खासकर संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। वो जो घालमेल है राजनीतिज्ञों के साथ उनका, तो उसका तो असर पड़ा है निश्चित तौर पे। अभी जो चर्चा में बात सामने आई है, विपक्ष भी कह रहा है, सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि कभी जांच धीमी हो जाती है, कभी जांच तेज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है भाई? आप एक रूटीन क्यों नहीं सेट करते? इनको एक खुली जो स्वायत्तता है वो दे क्यों नहीं रहे हो? अभी जो एक बात आई है, जो पक्ष में आरोप लगाया है कि जो ईडी के अधिकारी हैं उनको टिकट दे दिया गया वीआरएस दिलवा के। तो ये सभी जांच होनी चाहिए कि कितने अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद फायदा उठाया है इस तरह की नियुक्तियों का। किसी को राजदूत नियुक्त कर दिया जाता है तो लॉबिंग होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये देखी जानी चाहिए, तभी पता चलेगी। जी सुन लीजिए, सुन लीजिए उन्हें। ऐसा मैं तो वीआरएस के बाद भी कह रहा हूँ, जो एक रेगुलर जो सेवा नियुक्ति होती है, जो सेवानिवृत्त होने के बाद ये एक घोषित कर दिया जाना चाहिए कि 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल तक वो कोई इस तरह का पद नहीं लेंगे, ले ही नहीं सकते। तो उससे क्या थोड़ा सा अंकुश लगेगा इस सारी कवायद में। अभी होता क्या है कि जो रिटायरमेंट के वर्ष पे होते हैं तो नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर देते हैं। उसके चलते क्या है, गलत काम भी करने को तैयार हो जाते हैं। भाई आप मेरे को ये नियुक्ति कर देना, आप मेरे को किसी ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बना देना, उसका मेंबर बना देना, कहीं राजदूत बना देना, गवर्नर बना देना। तो इस तरह की जो चीजें होती है इन पे रोक लगनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि एक विश्वास बढ़ता है जनता का। और दूसरी बात फिर मैं तो वही कहूंगा कि जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन आप बीजेपी पार्टी के खिलाफ कीजिए, सरकार के खिलाफ कीजिए, एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ कर रही है सड़कों पर उतरकर। इसके अलावा और कौन सा तरीका है जो कि प्रदर्शन किया जा सकता है? क्योंकि सड़कों पर उतरकर ईडी ऑफिस के बाहर इस तरीके से जमावड़ा लगाकर ये अपना रोष व्यक्त करना, क्या ये सही है? और इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं अपना रोष, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए? नहीं, मैंने वही कहा है मोनिका कि आप किसी संस्था के प्रति आप इस तरह का प्रदर्शन ना करें। संस्था को जो रेगुलेट करती है एजेंसी, सरकार,
सीधी सी बात है। आप उसके खिलाफ प्रदर्शन करें, आप बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करें, आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें, आप एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उनको हुक्म बजाना है। अगर सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा तो वो क्यों नहीं किक करेगी उसको, ठीक है ना। अभी हमने साल भर पहले देखा था कि जो एक 3 कानून बनाए थे तो पूरी जनता उसके खिलाफ संगठित हुई थी, अहिंसक तरीके से उन्होंने विरोध किया था और जीत पाई थी उन्होंने, ठीक है ना भाई। आप कह रहे हैं कि एक एजेंसी को ठीक नहीं किया जा सकता, मैं कह रहा हूं कि अगर सही तरीके से विरोध किया जाए तो जो कानून है वो भी वापस लिए जा सकते हैं। तो इस तरह के तरीके अडॉप्ट करने चाहिए और ये देखना कांग्रेस को है कि वो किस तरह का रास्ता इख्तियार करेगी। फिर भी यही है कि आप बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करें, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें, किसी एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन ना करें। आप सरकार पे प्रेशर बनाइए कि उसको उसके कामकाज को पारदर्शी बनाएं, सही अफसर लगाएं, ठीक है ना। आप संस्था को बदनाम क्यों कर रहे हैं? समय का अभाव है, सभी से मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी जल्दी से, अपना फाइनल कमेंट, उसके बाद वेद प्रकाश जी आपके पास भी आ रही हूँ। वीरेंद्र जी बोलिए। हकीकत ये है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोष नहीं है, अपितु ये जिस दास संस्कृति में पले हैं, बड़े हैं, एक परिवार की दास्ता, उनका हर हाल में बचाव करना, जो पार्टी का भट्टा बिठा दे, वो देश का भट्टा बिठा दे, उसके बावजूद उनके आसपास मंडराना, इस प्रवृत्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे हैं, उन्होंने ये भी नहीं पूछा होगा कि गलती क्या हुई है राहुल गांधी से। सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कौन सी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की? वो संपत्ति भी उन्हीं की थी, वो संपत्ति समाज की थी, देश की थी, उसमें पार्टी के लोगों का भी योगदान रहा होगा। उनको हड़पने का प्रयास उनकी पार्टी के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, गजब के दास और गुलाम किस्म के लोग हैं। ठीक है, समय कम है, सड़कों पर उतर आए हैं। ठीक है, ये सत्य का अन्वेषण, ये एक वाक्य पूरा कर लीजिए, ये सत्य का अन्वेषण कर रही एजेंसी पर लांछन लगाकर अपने चोरी के आरोपी नेताओं के बचाव करने वेद प्रकाश जी जल्दी से फाइनल कमेंट। कुछ भी नहीं। वेद प्रकाश जी इस जल्दी मामले में कंप्लेंट करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी को मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही राज्यसभा का सदस्य नामित किया। वो सीबीआई के पास गए इस मामले की एफआईआर दर्ज करवाने और दिल्ली पुलिस के पास गए। दोनों ने इनकार कर दिया क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियों का मामला है। उसने कहा इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा हुआ, इसलिए हम कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे। फिर ये ईडी के पास गए, ईडी ने इस पर कानूनी राय ली और कानूनी राय लेने के बाद भारत के अटॉर्नी जनरल ने राय दी कि इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। उसके बाद मोदी जी ने इस राजेश्वर सिंह, उस अधिकारी को हटाकर राजेश्वर सिंह, जिसको एमएलए की टिकट देकर आज मंत्री बनाया है 2 महीने पहले, उसको अधिकारी लाए और एक नई इन्होंने वो ली, क्या कहते हैं, राय ली और उस नई राय से इस मामले को अवैधानिक रूप से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, समय का अभाव है, आप सभी को यहीं पर मैं रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमित जी आपका भी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह आपका भी, और वेद प्रकाश विद्रोही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में भाग लेने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, अपनी राय बताने के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार ईडी जो है वो जांच कर रही है। आज एक बार फिर राहुल गांधी को जांच के लिए बुलाया गया था। कल 8.5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। कौन किसको एक्सपोज करेगा और कौन एक्सपोज होगा ये समय बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।